गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको पता है सबसे पहले हम जो भारत का भू-आकृति और संरचना संबंधी जो हमारा चैप्टर चल रहा था, उसमें सबसे पहले हमने भारत के भौतिक खंडों की चर्चा की थी, भूवैज्ञानिक खंडों की चर्चा की थी और उसके बाद हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे। और उसमें भी आपने एक वीडियो हिमालय के बारे में बताया था आपको, हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में। दूसरा जो वीडियो था हिमालय पर्वतीय प्रदेश के विभाजन के बारे में था और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो था वो उत्तरी मैदानी भाग के रूप में था या उत्तर के विशाल मैदान के रूप में था। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो भी भारत के एक भौतिक खंड से संबंधित है, भारत के भौतिक प्रदेश से संबंधित है। तो आज हम जिस भौतिक प्रदेश की चर्चा करने वाले हैं, जिस भौतिक प्रदेश की आज हम चर्चा करेंगे, हमारा मेन टॉपिक था संरचना और भू-आकृति नाम से चैप्टर चल रहा था। संरचना और भू-आकृति इस नाम से हमारा चैप्टर चल रहा था और इसके अंदर हमने पिछले 2-3 वीडियो देख लिए थे और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भारत का एक भौतिक प्रदेश रहने वाला है और उसका नाम क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। आज का हमारे चर्चा का विषय ये रहने वाला। अब से पहले हम भारत के 2 भौतिक प्रदेशों की चर्चा कर चुके हैं। पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश और दूसरा भौतिक प्रदेश जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, कौन सा? उत्तर का विशाल मैदान के मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। 2 भौतिक प्रदेशों की हमने पहले चर्चा कर ली और आज बच्चों हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो सबसे पहले तो देखिए 2 शब्द आपके सामने हैं, एक तो प्रायद्वीप और दूसरा कौन सा? पठार। इनका अर्थ आप यदि समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? देखो बच्चों, प्रायद्वीप का मतलब होता है एक ऐसी स्थलीय भूमि जिसके 3 ओर पानी भरा, 3 ओर से क्या मिले? पानी मिले। तो उसको किसके नाम जानते हैं? प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए आपने 3 ओर सुना तो आपके दिमाग में चीज सेट हो गई होगी कि 3 ओर से पानी भारत के कहां की ओर है? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर। तो सीधी सी बात है, हमने जब भारत का परिचय पढ़ा था पहले चैप्टर में तो अपने आप था कि भारत का दक्षिणी भाग, कौन सा भाग? दक्षिणी भाग। तो मैं एक मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। देखो, ये भारत का दक्षिणी भाग, यहां पे क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण की ओर कौन सा भाग है? हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी और यहां पे क्या है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। और इसके पश्चिमी भाग की ओर क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। तो बच्चों देखो, 3 ओर से पानी, पूर्व की ओर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर और पश्चिम में क्या है? अरब सागर। तो भारत का जो दक्षिणी भाग 3 ओर से पानी के द्वारा घिरा हुआ है, इसी कारण इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। अब आपकी समझ में आ गया प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जिसके 3 ओर पानी होता है उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। दूसरा देखते हैं पठार। पठार किसे कहते हैं? देखिए, सबसे ऊंची जो भूमि होती है, ऊंची जो स्थलाकृति होती है उसको क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्वत। पर्वत से जो नीचा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। पठार से जो नीचा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैदान बोलते हैं। और मैदान से नीचा होता है उसको क्या बोलते हैं? गर्त बोलते हैं, खाई या गर्त बोलते हैं। तो स्थलाकृतियां जो होती है, उच्चावच जो होते हैं, उनमें पर्वत, पठार और मैदान तीनों प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में आते हैं, लेकिन पठार ऊंचाई के दृष्टिकोण से पर्वतों के बाद में आता है। तो धरातल के ऊपर उठा हुआ एक ऐसा भूभाग जिसका शीर्ष वाला भाग समतल हो, चपटा हो और अपने समीपवर्ती भूभाग से वो लगभग आप ये मान के चलिए कि लगभग 1 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पे।
ऐसे अधिक ऊंचाई वाले शीर्ष सपाट वाले चपटे शीर्ष वाले भाग को क्या कहते हैं? पठार। तो देखिए लगभग जो पठार की आकृति होती है कैसी होती है? ऐसी। ये पठारी भाग हो गया। कैसा हो गया? पठारी। अपने समीपवर्ती भूभाग से ऊंचा है लेकिन इसका ऊपरी भाग कैसा है? चपटा है। और पर्वत कैसे होते हैं? ऐसे। ये पर्वतीय भाग होते हैं। ये अलग अलग पर्वत होते हैं, लेकिन यहाँ पे शीर्ष सपाट नहीं है। शीर्ष कैसा है? शंक्वाकार हो सकता है, घुमाव दिए हुए हो सकता है, लेकिन सपाट नहीं है बिल्कुल। तो ऐसा जो सपाट जो भूमि होती है, जो धरातल से ऊपर उठी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं? पठार है। तो हमारा जो भारत का जो पठारी भाग है वो कैसा पठार है? प्रायद्वीपीय पठारी भाग। और एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठारी भाग। पठारी भाग भी है और एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठारी भाग। कौन सा भाग? भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग। बच्चों हम चर्चा करते हैं ये जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है ये भारत की सबसे बड़ी भू-आकृतिक प्रदेश के रूप में शामिल है। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठारी भाग। भारत के मध्यवर्ती भाग से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है। जो उत्तर का विशाल मैदान है ना, उसकी दक्षिणी सीमा यही बनाता है। इसी के कारण मिट्टी जमी हुई है। उत्तर में हिमालय पर्वत से मिट्टी आई नदियों के द्वारा और नीचे दक्षिण में पठार होने का मिट्टी को रोक दिया गया। तो दक्षिण के मैदानी भाग के नीचे जो पूरा भूभाग फैला हुआ है वो प्रायद्वीपीय पठारी भाग के रूप में जाना जाता है। अब देखिए बच्चों, विशेष रूप से जब चर्चा करें तो ये जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है उसकी आकृति लगभग ऐसी है। लगभग ऐसी। यहाँ जो आप ये देख रहे हैं ये लगभग ऐसी स्थिति है। हमारा जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है उसकी स्थिति लगभग ऐसी। ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, जो मैंने विशेष रूप से लाइन से ड्रॉ करके शो किया आपके सामने, ये पूरा एरिया, इधर ये और इधर ये वाला भाग, ये भारत की प्रायद्वीपीय पठारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ये पूरा प्रायद्वीपीय पठारी भाग। इसका जो इसकी आकृति आपके सामने आ गई, लगभग कैसी है? त्रिभुजाकार। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की आकृति लगभग कैसी है? त्रिभुजाकार। ऊपर वाला भाग कैसा है? चौड़ा है। और नीचे की ओर जैसे जैसे हम आते जाएंगे इसका भाग कैसा होता है? सकड़ा होता जाएगा। और ये भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है उत्तर की ओर अधिक विस्तार वाला, दक्षिण की ओर कम विस्तार वाला। अब बच्चों हम चर्चा ये करते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है इसका निर्माण कैसे, ये कैसे बना, कहां से आया? प्रायद्वीपीय पठारी भाग कैसे बना? बहुत बड़ा प्रश्न है और समझे ये लाइव प्रश्न भी और अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न भी। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्रिटेशियस युग के अंदर भूगोल में अनेक भूवैज्ञानिक काल होते हैं। उनमें से एक भूवैज्ञानिक काल था क्रिटेशियस युग। कौन सा युग था? क्रिटेशियस युग। तो क्रिटेशियस युग के अंदर क्या हुआ? भारत के इस वाले भाग में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। ज्वालामुखी फूटने लगे। अब जो ज्वालामुखी फूटते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के फूटते, लेकिन यहाँ पे जो ज्वालामुखी फूटा तो कौन सा था? दरारी ज्वालामुखी था। कौन सा ज्वालामुखी था? दरारी ज्वालामुखी। तो क्रिटेशियस युग के अंदर भारत के अंदर दरारी ज्वालामुखी निकलने लगा और दरारी ज्वालामुखी के द्वारा क्या हुआ? जो लावा निकला वो लावा निकल कर यहाँ पे जम गया और जमने के बाद क्या हो गया? ठंडा हो गया और ठंडा होने से इसका निर्माण हुआ, इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग का निर्माण हुआ। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है वो क्रिटेशियस युग के दौरान दरारी उद्गार के रूप में निकले हुए ज्वालामुखी से जो लावा जमा उससे बना है। कौन सा भाग? ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग। और ये भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, सबसे पुराना भूखंड है, सबसे प्राचीन भूखंड है। कौन सा भाग? प्रायद्वीपीय पठारी। और प्राचीन भूखंड होने के साथ साथ में विवर्तनिक दृष्टिकोण से ये सबसे स्थिर भूखंड है। यानी जो हलचल होती है, अंतर्जात और बहिर्जात जो बलों का प्रभाव पड़ता है वो सबसे कम कहां पड़ता है? इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग में ही पड़ता है। तो विवर्तनिक दृष्टिकोण से सबसे हम ऐसा कहें शांत क्षेत्र के रूप में या सबसे कम सक्रिय क्षेत्र तो कौन सा है? ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग ही है। अब बच्चों हम चर्चा करते हैं निर्माण के बाद में कि प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है वो भारत के कौन कौन से राज्यों में फैला। तो जैसे ही राज्यों की चर्चा होगी आपके सामने पूरा का पूरा मैप है और मैप देख के आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कहां कहां फैला।
तो देखिए दक्षिण के अधिकांश जो राज्य है वो आपके सामने है। आप देखेंगे यहाँ से कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद जब नया राज्य में कौन सा तेलंगाना हो गया, उसके बाद में कौन सा हो गया उड़ीसा हो गया, यहाँ पे कौन सा हो गया पश्चिम बंगाल वाला भाग आ गया, यहाँ पे कौन सा आ गया झारखंड आ गया, उसके बाद में मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग आ गया, उसके बाद में उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग आ गया, उसके बाद राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग आ गया, उत्तर प्रदेश सॉरी गुजरात का जो उत्तरी पूर्वी भाग आ गया, महाराष्ट्र का भाग आ गया। तो ये पूरा का पूरा ही इन सभी राज्यों के अंदर भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग का विस्तार देखने को मिलता है। यदि इन राज्यों में विशेष रूप से प्रायद्वीपीय पठारी भाग फैला हुआ नहीं। इसके साथ साथ में भारत का जो पूर्वी भाग है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे असम है, मेघालय वाला जो भाग देख रहे हैं, यहाँ भी पठारी भाग फैला हुआ। ये जो पठारी भाग है असम और मेघालय में जो पठार मिलते हैं उनको भी इसी पठारी भाग का अंग माना गया। ये इसी पठारी भाग के पूर्वी भाग है। कौन से भाग है? पूर्वी भाग। तो बच्चों देखो ये भारत के पठारी भाग के बारे में जानकारी थी। अब एक चीज और चर्चा करते हैं। ये पूरा का जो पूरा पठारी भाग है, ऐसा नहीं कि पूरा ही पठार है, इसमें भी जगह जगह पर क्या पाई जाती है? उबड़ खाबड़ भूमि पाई जाती है। कहीं छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं, कहीं पे ढंस पाए जाते हैं, कहीं पे ब्लॉक पर्वत मिलते हैं, कहीं पर हम देखें कि जलप्रपात के द्वारा या नदियों के बहने से भूमि को काट दिया गया। तो अलग अलग भाग देखने को मिलते हैं। अभी पूरा का पूरा जो प्रायद्वीपीय भाग है बच्चों, उसका ये जो पश्चिमी भाग आप देख रहे हैं, यहाँ से ये पूरा भाग, ये पूरा भाग प्रायद्वीपीय पठारी भाग का ये पूरा भाग जो देख रहे हैं, इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। और इसके जो पूरा पूर्वी भाग, यहाँ से लेके आप भी जो देख रहे हैं, ये पूरा पूर्वी जो भाग है प्रायद्वीपीय पठार का, इसको पूर्वी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी भाग। तो भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग का जो पश्चिमी भाग है उसको पश्चिमी घाट कहा जाता है, और प्रायद्वीपीय भाग का जो पूर्वी भाग है उसको क्या कहा जाता है? पूर्वी घाट कहा जाता है। और इसका सीमांकन बहुत सारी पहाड़ियों के द्वारा, बहुत पहाड़ियों। देखिए यहाँ पर हमारे राजस्थान में मिलती है अरावली की पहाड़। कौन सी मिलती है? अरावली की पहाड़। और ऊपर दिल्ली में मिलता है दिल्ली कटक। क्या मिलता है? दिल्ली कटक। हमारी अरावली की जो पहाड़ी है वो किसी का भाग है, ठीक है ना। गुजरात के अंदर यहाँ पे मिलती है गिर पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी मिलती है? गिर पहाड़ियां। गिर पहाड़ियां भी हैं और ये गिर पहाड़ियां, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में आ जाएगा मालवा का पठार, यहाँ पे आ जाएगा मैकाल, और इसके नीचे आ जाएगा महादेव की पहाड़ियां, महादेव, और फिर ये आ जाएगा विंध्याचल, और ये आ जाएगा सतपुड़ा। ये कौन सा हो गया? विंध्याचल हो गया, विंध्याचल पर्वत। और ये कौन सा हो गया? सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। और उसके साथ साथ में यहाँ पे आ जाएगी राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। और ये पूरा का पूरा जो भाग बच्चों ये कहलाएगा छोटा नागपुर का पठार। क्या कहलाएगा? छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार और राजमहल की पहाड़ी। और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपका बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड और बघेलखंड दो पठारी भाग यहाँ देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद में एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, ये पूरा का पूरा जो भाग है पश्चिमी घाट, इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम, इसके नाम से सह्याद्री की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री की पहाड़ी, सह्याद्री की पहाड़ी। शिवाजी के बारे में तो आपने सुना होगा ना, मराठा सरदार शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी का जो शरण स्थल थी कौन सी पहाड़ियां थी? सह्याद्री की पहाड़ी, ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे ही ये पूर्व पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट यहाँ आकर मिलेंगे तो ये कौन सी हो जाएंगी? एक तो हो जाएगी अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई, ठीक है। और एक आएगी नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी। और उसके बाद में आएगी इलायची की पहाड़ी। कौन सी आएगी? इलायची। तो तीन पहाड़ियां बच्चों कहाँ देखने को मिलती है? इस दक्षिणी भाग में देखने को मिलती है। कौन कौन सी? अन्नामलाई की पहाड़ी के रूप में, नीलगिरी की पहाड़ियों के रूप में, और इलायची की पहाड़ियों, ठीक है। उसके बाद में यहाँ थोड़ा ये जो भाग देखोगे ये आएगा कर्नाटक का पठार। क्या आएगा?
कर्नाटक का पठार, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ ये जो भाग है, यहाँ पे आपके आ जाएंगे तो पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी। एक आ जाएगी आपकी जावादी की पहाड़ी, कौन सी आ जाएगी? जावादी की पहाड़ी आ जाएगी। उसके बाद में आएगा वेलिकोंडा क्षेत्र आ जाएगा, वेलिकोंडा। और उसके बाद में आ जाएगा नालकोंडा, कौन सा आ जाएगा? नालकोंडा। और उसके बाद में यहाँ आ जाएगा आपका तेलंगाना का पठार, कौन सा आ जाएगा? तेलंगाना का पठार। और इन सबके बीच में ये जो बच गया, सतपुड़ा के नीचे कर्नाटक के पठारी भाग के ऊपर, तेलंगाना के पठारी भाग के कहां की ओर? पश्चिम की ओर, ये कहलाता है बच्चों दक्कन का पठार। दक्कन का पठार क्या कहलाएगा? दक्कन का पठार। ये दक्कन के पठार के नाम से जाना है। तो सतपुड़ा के नीचे हो गया, और इधर से तेलंगाना के पश्चिम की ओर कर्नाटक का जो पठारी भाग है उसके लगभग उत्तर पूर्व की ओर जो पठारी भाग फैला हुआ है उसको क्या कहते हैं? दक्कन का पठार। और वार्षिक रूप से भारत का सबसे महत्वपूर्ण पठारी भाग है वो यही है, कौन सा? दक्कन का पठार। उसके बाद में थोड़ा आप ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पे उड़ीसा के अंदर बच्चों आएंगे महेंद्रगिरी और मलयगिरी। कौन कौन सी आ जाएगी? महेंद्रगिरी पर्वत और मलयगिरी पर्वत के रूप में आपको देखने को मिलेगा महेंद्रगिरी और मलयगिरी। कौन कौन सा मिलेगा? एक आ जाएगा महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, और एक आ जाएगा कौन सा? मलयगिरी। ये पर्वत आपको कहां देखने को मिलेंगे? इसी भाग के अंदर देखने को आपको मिलेगा। और इधर जब आप यहाँ आ जाएंगे तो छोटा नागपुर का पठार आ जाएगा, राजमहल का पठार आ जाएगा, हजारीबाग का पठार, हजारीबाग, ठीक है। और यहीं पे आएगा पलामू का पठार, क्या आएगा? पलामू का। तो ये इसी का भाग है, पठारी भाग का ही अंग है। और यहाँ पे फिर आप देखोगे असम का पठार, यहाँ पे आप देखोगे मेघालय का पठार, शिलोंग के पठार के बारे में सुना है ना आपने? वो इसी का है, शिलोंग का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार। ये सारे पठारी भाग जो है बच्चों इसी से संबंधित है, कार्बी एंगलोंग का पठार। तो ये जो पठारी भाग है ये इसी भारत का जो मुख्य पठारी भाग था उसी का अंग है। कौन सा? ये असम का पठार, मेघालय जो शिलोंग का पठार आप देखने। बाद में क्या हुआ, यहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो आती हैं उनके द्वारा क्या बना दिया गया? भ्रंश बना दिया गया। और भ्रंश बनाया गया तो क्या हो गया? भ्रंश बनने के कारण ये भाग कहां चला गया? नीचे चला गया। और नीचे चला जाने के कारण ये पठारी भाग इस पठारी भाग से क्या हो गया? अलग हो गया। और इसको क्या कहा गया? मालदा भ्रंश कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? मालदा भ्रंश के रूप। तो मालदा भ्रंश के कारण राजमहल की पहाड़ियां और ये जो असम का पठार था ये दोनों आपस में क्या हो गए? अलग हो गए। और अलग होने के कारण ये जो वर्तमान में आज की जो स्थिति की चर्चा करें तो बच्चों हमें ये पठार ऐसा लगता है जैसे भारत का मुख्य पठारी भाग नहीं, बिल्कुल इससे अलग है। लेकिन अलग होते हुए भी ये किसका अंग है? भारत के इसी मुख्य पठारी भाग का अंग है। कौन सा भाग? ये पूर्वी पठारी भाग, ठीक है। अब ये जो पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है ये यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियों में आकर है। कहां मिलते हैं? नीलगिरी की जो पहाड़ी है वहां आकर। प्रायद्वीप की पठारी भाग है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो अनाईमुड़ी है। कौन सी है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। कौन सी चोटी है? अनाईमुड़ी। ध्यान देना बच्चों, अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है प्रायद्वीप की पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सबसे ऊंची जो चोटी है कौन सी है? अनाईमुड़ी है। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर की संख्या। और प्रायद्वीप की पठारी भाग की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो वो दोदा बेटा है। कौन सी है? दोदा बेटा। आगे देखो बच्चों, हालांकि बहुत आगे वर्णन और भी वर्णन किया गया है। ये सह्याद्री की पहाड़ी इनको भी आगे जाकर 3 भागों में, उत्तरी सह्याद्री के रूप में, मध्यवर्ती सह्याद्री के रूप में और दक्षिणी सह्याद्री के रूप में, ठीक है ना। तो उत्तरी जो सह्याद्री है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कालसू बाई है। कौन सी बाई है? कालसू बाई। मध्यवर्ती जो सह्याद्री है उसकी सबसे ऊंची चोटी कुद्रेनमुख है। कुद्रेनमुख कौन सी है? कुद्रेनमुख। और दक्षिणी जो सह्याद्री है उसकी सबसे ऊंची चोटी ही प्रायद्वीप की पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी की, ठीक है। तो ये हमने भारत का जो प्रायद्वीप पठारी भाग था उसकी बहुत छोटी सी चर्चा की और इनके बारे में आज हमने सिर्फ बच्चों इस वीडियो के अंदर क्या किया है,
भारत के प्रायद्वीप पठारी भाग की स्थिति के बारे में जाना है, उसमें कौन कौन से पठारी प्रदेश, कौन कौन सी पहाड़ियां या कौन कौन सी जो अलग अलग पूर्वी पठारी भाग है, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो ये जो वीडियो था बच्चों हमारा किससे संबंधित था? भारत के प्रायद्वीप पठारी भाग से संबंधित था। और भारत के प्रायद्वीप पठारी भाग के अंदर जो संगठन रूप से छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं, पठार पाए जाते हैं, घाट पाए जाते हैं, उनको सम्मिलित करते हुए हमने भारत के प्रायद्वीप पठारी भाग का ये वीडियो आपके सामने पेश किया है। तो मुझे उम्मीद है आप सबको बेहद पसंद आया होगा।